देखो, तो हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम क्या है? प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। तो हमने जो 4 फॉर्म्स देखे थे मार्केट का, कौन कौन सा? परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इन सब में कैसा हमारा किसका क्या प्राइस डिटर्मिनेशन रहता है, अलग अलग मार्केट के बारे में देखेंगे। ठीक है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी एक्सचेंज पर टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो क्या बोला जा रहा है कि क्वांटिटी का जो सप्लाई है या क्वांटिटी का जो एक्सचेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, और साथ के साथ कि हम किस मार्केट स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं। जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होगा उसका डिमांड एंड सप्लाई उस तरीके का होगा। ठीक है। The market structure characterize the way the seller and buyer interact to determine equilibrium price and quantity। तो मार्केट स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बार्गेनिंग पावर किसके पास कितना है। कभी कभी सेलर्स के पास बार्गेनिंग पावर होता है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो उस केस में सेलर के पास पावर होता है कि वो अपना प्राइस बढ़ा के बेचे। लेकिन कभी कभी या फिर ज्यादा टाइम देखो तो बायर के पास बार्गेनिंग पावर होता है क्योंकि मार्केट में अगर किसी चीज का सप्लाई ज्यादा है तो उसका डिमांड क्या होगा, मतलब सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या रहेगा, उसका कम रहेगा। और जो बायर्स होंगे, बायर्स के पास पूरी तरह से बार्गेनिंग पावर रहेगा कि वो अपना प्राइस सेलर से कम करवा के एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच सके। ठीक है, आगे देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लीड्स टू डिफरेंस in demand and relative functions of the firm. The market structure mostly determine the firm's power to fix the price of its product। तो मार्केट स्ट्रक्चर के पास पावर होता है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सके। मार्केट स्ट्रक्चर, जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होगा उस तरीके से प्राइस फिक्स करने का कुछ तरीका होता है उनमें। द लेवल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस in generally different in a different kind of market due to difference in the nature of competition। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कंपटीशन का नेचर अलग अलग होता है। जैसे कि जो परफेक्टली कंपटीशन मार्केट होता है उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। वहीं पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बात करें तो कंपटीशन तो होता है लेकिन उस कंपटीशन को ये लोग मिलके क्या कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। और वहीं पे मोनोपोली मार्केट की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होता है। हाँ, और ओलिगोपोली में कंपटीशन होता है और बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, भले ही सेलर कम हो। जैसे कि तुमने देखा होगा कि फेरारी और लैम्बोर्गिनी में एक खतरनाक झगड़ा चल रहा है कि उन लोगों ने ये बोला है कि अगर किसी के पास फेरारी होगा तो हम लैम्बोर्गिनी नहीं बेचेंगे, या फिर शायद लैम्बोर्गिनी वालों फेरारी वालों ने बोला है कि किसी के पास अगर लैम्बोर्गिनी होगा तो उसको हम फेरारी नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कंपटीशन का लेवल है उसमें। तो ओलिगोपोली में भी कंपटीशन है, परफेक्टली कंपटीशन में भी कंपटीशन है, लेकिन बाद बाकी में जो मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली है उसमें कंपटीशन नहीं के बराबर है। मोनोपोली में तो कंपटीशन है ही नहीं। एज सच अ फर्म हैज टू क्लोजली वॉच द नेचर ऑफ द मार्केट बिफोर डिटरमाइनिंग इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट। तो जब हम एक मार्केट में फॉल करते हैं, जब हम मान लो कि हमारा एक फर्म है, हम किस तरीके के मार्केट में फॉल करते हैं हमें पता होना चाहिए, और जब हमें ये पता होगा तभी हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो कि तुम ऐसे मार्केट में हो जिसमें मोनोपोली चल रहा है, तो मोनोपोली चल रहा है तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस अलग होगा। परफेक्टली कंपटीशन चल रहा है तो वहाँ पे प्राइस अलग होगा, है ना। और मोनोपोलिस्टिक सारे फॉर्म्स में अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो एज ए इंडिविजुअल फॉर्म तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में आते हो और तुम्हारे लिए कौन सा प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है। आगे देखते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस। In this unit, we shall discuss the nature of four the most important market structure, namely perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly, and how these market structure operate to determine short run and long run equilibrium price and quantity। तो मेन दिक्कत कब आता है ना कि शॉर्ट रन में सब लोग प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में जाने के बाद वो चीज चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं लॉन्ग रन में और कुछ लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं लॉन्ग रन में। कुछ लोग शॉर्ट रन में लॉस गेन करते हैं बट आगे जाके वो प्रॉफिट कमाते हैं। बहुत सारा ऐसा फर्म है जो स्टार्टिंग में उनको लॉस होता है, ठीक है, उनको लॉस में ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। ब्रेक इवन पॉइंट पता है तुम लोगों को? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे प्राइस और
मतलब दोनों चीज जो क्वांटिटी होता है और प्राइस होता है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है, जहाँ पे ना ही प्रॉफिट होता है हमारे पास और ना ही लॉस होता है। हाँ, जितने में बना रहे हो उतने में ही तुम बेच रहे हो, ब्रेक इवन पॉइंट, ना नुकसान है और ना प्रॉफिट है। चलो, तो सबसे पहला हम स्टार्ट किससे करेंगे, तो परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फीचर्स देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहला विशेषता क्या है, सपोज यू गो टू वेजिटेबल मार्केट, हम बॉर्डर चलते हैं, ठीक है, एंड इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम अ शॉपकीपर, एक दुकानदार से पूछा कि अंकल आलू कितने का है। ही सेज पोटैटोज आर फॉर 20 kg, इसको पहले से पता था 20 रुपए का आलू है, ठीक है भाई। इन द सेम वे यू इंक्वायर फ्रॉम मेनी शॉपकीपर्स एंड यू गेट द सेम आंसर, व्हाट डू यू नोटिस, यू नोटिस द फॉलोइंग फैक्ट, तुम जितने भी दुकान में जाओगे उन सब का प्राइस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन अ पोटैटोज मार्केट, तो जब हम आलू मार्केट में जाते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आलू बेच रहे होते हैं। दूसरा चीज तुमने क्या नोटिस किया, ऑल द शॉपकीपर्स आर सेलिंग पोटैटोज एट 20 पर केजी, सबका प्राइस सेम है, सब 20 रुपए केजी में बेच रहा है। अब तुम अपना डिसाइड कर लो तुम्हें किससे लेना है। प्रोडक्ट होमोजेनिसिटी, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक जैसा प्रोडक्ट। जो हम सब्जी मार्केट में जाते हैं तो सब्जी मार्केट में खाली सब्जी बिकती रहती है, वहां पे कुछ और नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तुम कपड़े के मार्केट में जाओगे तो कपड़े ही बिकते रहेंगे, कुछ और नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो, that is all the sellers are selling almost the same quality of product potatoes, in the sense that you cannot judge by seeing potatoes from which farmer field do they come from, such type of market is known as perfectly competition market। तुम कभी चांदनी चौक जाओ, वहां पे तुम्हें जितने भी शॉप दिखेंगे सारे एक जैसे शॉप दिखेंगे, सारे में सेम टाइप का प्रोडक्ट बिक रहा है। तुम कभी नेहरू प्लेस जाओ, वहां पे सारे जगह लैपटॉप 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 बिकते दिखेंगे। करोल बाग जाओ, हर जगह मोबाइल का दुकान दिखेगा, मोबाइल सेकंड हैंड मोबाइल बिक रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट बिक रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट है, अलग अलग परफेक्टली कंपटीशन मार्केट है। कहाँ पे, हाँ चोरी वाला, मतलब फोन बिकता है वहां पे, हर चीज मिलता है, अलग अलग मार्केट बना है उसका, ठीक है। इन जनरल द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट की कुछ विशेषताएं हैं, चलो देखते हैं। पहला क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु कम्पीट अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं। द नंबर इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इन अ टोटल सप्लाई and the share of each buyer in a total demand is too small that no buyer or seller is in a position to influence the price, demand or supply in the market। क्या बोला यहाँ पे कि जो एक फर्म होता है ना, ए फर्म का शेयर इतना कम होता है और एक बायर का डिमांड इतना कम होता है कि तुम जाके उनको बोलो भैया 20 kg आलू चाहिए, बोला ठीक है 20 रुपए ही दूंगा, है ना। तुम बोला 20 क्विंटल चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा 18 कर देगा, 15 कर देगा, है ना। मतलब कि एक बायर जो होता है ना, एक बायर का शेयर बहुत कम होता है और एक सेलर का भी शेयर कम होता है, जिसके वजह से वो इस पोजीशन में नहीं होते कि प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। हाँ, कभी कभी प्राइस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। मान लो कि सारे मार्केट से जितना आलू था ना एक ही बंदे ने खरीद लिया, अब उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, महंगा करके बेच सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितना ही आलू तुम खरीद लोगे, 200 क्विंटल। तुम मान लो कि यहाँ पे एक बाजार है, क्या तो नाम है उसका, हाँ नहीं, जहाँ से ये सारे आलू वगैरह लाते हैं, आजादपुर से आता है। तो मान लो आजादपुर के सारे आलू तुमने खरीद लिए, है ना, तो कोई दूसरे जगह से कहीं से लेके आ जाएगा। मतलब कि तुम यहाँ पे पूरी तरह से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में। अब जैसे कि तुम यहाँ पे कोक खरीदने जाते हो, तो कोक जब खरीदते हो तो कहीं पे तुम्हें ज़्यादा प्राइस करके मिला है, नहीं मिला है, यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन गांव में जाओगे तो तुम्हें वो 5 रुपए ऐड करके बेचेंगे। 5 रुपए ऐड करके क्यों बेचते हैं, क्योंकि वहां पे वो अकेला राज कर रहे हैं, आसपास तुम्हें दुकान ही नहीं दिखेगा कहीं पे। कौन सी वाली, 40 वाली, 40 वाली 60 की, 20 रुपए ऐड करके। हाँ, तुम्हारे यहाँ दिक्कत है ना, एक तो फ्रीज करने के लिए, फ्रीज की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, फ्रीज की जरूरत ही नहीं है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो सर पे लाद के ले जाते हैं ऊपर तक,
उस चीज का पैसा ऐड कर लेते हैं। पहाड़ों पे कैसे बिकता है, मतलब जाता कैसे है, सर पे लाद के ले जाते हैं ना। ठीक है, आगे देखो। The product supplied by all firms are identical or homogeneous in all respects so that they are perfect substitutes। तो ये सब एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। हर जगह आलू ही बिक रहा है, हर जगह बैंगन ही बिक रहा है, मतलब एक ही चीज हर जगह बिक रहा है वहां पे, वही तो कहलाते हैं हमारा क्या, परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट। आगे देखते हैं। 10 ऑल गुड्स मस्ट सेल एट अ सिंगल मार्केट प्राइस। तो जितने भी गुड्स होते हैं वो सिंगल मार्केट प्राइस पे बिकना चाहिए। यहाँ पे नो फर्म कैन रेज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अबव द प्राइस चार्ज्ड बाय अदर फर्म विदाउट लूजिंग मोस्ट ऑफ ऑल इट्स बिजनेस। Buyers have no preference as the different sellers and between different units of commodity offered for sale. Also, sellers are quite different as to whom they sell. फॉर एग्जाम्पल मेनली क्या होता है यहाँ पे कि इनके पास कोई राइट नहीं होता है कि अपना प्राइस बढ़ा सकें। अब मान लो कि मार्केट में सब लोग 20 रुपए आलू बेच रहा है, तुम सोचा कि मैं तो ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं बेचूंगा 40 का आलू। बेच सकते हो 40 का आलू? क्यों नहीं बेच सकते हो? कोई नहीं खरीदेगा, और होगा ये कि तुम्हारा अपना बिजनेस बंद करके जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, तुम वहां पे चाहते हो कि मैं ना एक काम करता हूँ, मैं सबको 18 रुपए का बेच देता हूँ, लेकिन तुम 18 का बेच ही नहीं सकते ना, तुम 18 का बेच ही नहीं सकते, अपना भी तो प्रॉफिट देखोगे, है ना। और बाई चांस तुमने 18 का बेच भी दिया, वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो मारपीट होगा, अलग चीज है। मान लो कि तुमने 18 का बेच दिया, तुम्हारा आलू ही कितना है, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल। 4 क्विंटल बेचने के बाद फिर से बाकी लोग तो 20 का ही बेच रहे हैं, और तुम्हारे जैसे एक सेलर तो है नहीं, वहां पे हजारों सेलर है। तो हम यहाँ पे प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है, हम यहाँ पे प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं। हम यहाँ पे प्राइस को प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस एक्सेप्टर होते हैं। हम अपना प्राइस खुद से फिक्स नहीं कर सकते हैं इसमें, इसमें हाँ बहुत हल कर सकते हैं अगर हो सके तो, लेकिन वो भी देखो, तुम सोचोगे अरे भैया वहां पे तो हम कम करवा लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो कम हम कितना करवा सकते हैं? जितना वो रेट है ना, जितना परफेक्टली कंपटीशन वाला रेट है, उससे थोड़ा सा ऊपर करके वो तुम्हें बताते हैं, ताकि तुम प्रॉफिट में खरीद सको। तुम बोलोगे नहीं नहीं भैया थोड़ा कम कर लो, बोला ठीक है 2 रुपया कम कर दो, है ना। तो वो तरीका है, लेकिन हम उस रेट से, जो एक रेट फिक्स किया गया है, उससे नीचे नहीं जा सकते। कोई फर्म नहीं जा सकता उससे नीचे। उससे नीचे जाएगा तो उसका खुद का प्रॉफिट मारा जाएगा। तो ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा, अपना प्रॉफिट क्यों मारेगा? ठीक है। और परफेक्टली कंपटीशन में एक और चीज है ना, कि तुम्हें एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। बायर भी वहीं पे है, सेलर भी वहीं पे है, और सब लोग जब 20 का बेच रहे हैं, हमें क्या जरूरत है 18 का बेचने का? जब 20 का बाकी लोगों का बिक रहा है, हमारा भी बिक ही जाएगा, है ना। क्योंकि बायर भी तो वही खरीदने आए जो हम बेचने गए हैं। तो यहाँ पे हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे ऑटोमेटिक बिक जाता है हमारा सामान। ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कुकिंग गैस एंड रॉ मटेरियल्स सच एज कॉपर, आयरन, कॉटन एंड स्टील, स्टील शीट एक्सेट्रा आर फेयरली होमोजेनियस। इन एडिशन ऑल कस्टमर्स हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपीटिंग प्राइसेस। तो हमें उस प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में पता होता है। मान लो कि तुम एक दुकान में जाते हो, एक वो खरीदने के लिए, कटोरा खरीदने के लिए, ठीक है। अब कटोरा कितने तरह का हो सकता है? लोहे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, अल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। अब तुम्हें कोई बता रहा है कि अल्युमिनियम वाले का प्राइस 2000 रुपये है और कॉपर वाले का प्राइस 300 रुपये है, और पागल किसको बना रहे हो तुम? या तो ये वो कॉपर नहीं है, और या नहीं तो तुम्हें खुद कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अल्युमिनियम से बहुत ज्यादा महंगा होता है कॉपर, ये बात तो हमें पता है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां पहले से होती है। यानी कि जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं, दोनों को पता होता है वहां के कंपटीशन के बारे में, वहां पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसके प्राइस के बारे में। ठीक है। तो जब तुम्हें प्राइस के बारे में पता होता है तो तुम अपने हिसाब से डील कर लेते हो। तुम्हें पता चल जाता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट घटिया है। अच्छा, एक पते की बात बताऊं,
जब तुम सब्जी खरीदने जाते हो मार्केट में, लेट सपोज तुम टमाटर खरीदने गए कभी, ठीक है, अब टमाटर तुम देखे कि यार अच्छा टमाटर है, चलो ठीक है चुन चुन के ले लेते हैं। तुम अगर 7 बजे जाओगे ना सुबह में, मतलब शाम में 7 बजे जाओगे जब मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो उसके पास जितना टमाटर है वो पूरा ठेला भरा हुआ है, और तुम उसमें से चुन चुन के अपने लिए कुछ टमाटर निकाल के रख लिए, ठीक है। फिर तुम 9 बजे शाम में फिर जाते हो एक बार टमाटर खरीदने के लिए, तुम फिर से वहाँ पहुँचे, इस बार टमाटर आधा हो चुका है, फिर से तुम चुन चुन के उसमें से 1 किलो खरीद लिए, है ना। इस कहने का मतलब ये है कि हम एक लूप में फंसे हुए हैं। कैसे? तो हमें उतना ही ऑप्शन मिलता है, उसी ऑप्शन में से हम चुन लेते हैं। जब हम सुबह में गए थे तो उसी टमाटर को छोड़ दिया था हमने, क्योंकि हमें अच्छे नहीं दिख रहे थे, और वापस से जब गए शाम में तो वही वाला टमाटर खरीद लिया, क्योंकि जितना है ना उसमें से हम बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं, ठीक है। आपसे पहले भी बेस्ट क्वालिटी देखी थी? वही ना, क्वालिटी धीरे धीरे खत्म हो गया ना, स्टार्टिंग में बेस्ट क्वालिटी था वो तो तुमने खरीद लिया था। अब 9 बजे गए तो तुमसे पहले भी तो 100 लोग आए थे टमाटर खरीद के गए चुन चुन के, अब जितना बचा है हो सकता है पहली बार में तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, अब की बार में सारा वही खरीद के लेके जा रहे हो। 11 बजे जाओगे तो पता चलेगा फिर से चुन चुन के खरीदने का ऑप्शन है यहाँ पे, फिर से खरीद सकते हैं। इस बार वो सारा प्रोडक्ट खरीदोगे जो एकदम अलग ही है, मोमोज वाला है। सही कहा आपको टमाटर सर क्यों नहीं है? मोमोज की चटनी में डाली। हाँ, मोमोज की चटनी उसी से बनती है, जितनी सरी हुई टमाटर होती है उसी से मोमोज की चटनी बनती है। वो तो बता रहा था एक बंदा, तो वो हम सरी हुई चटनी ना डाले ना, सरी हुई टमाटर ना डाले ना, तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तुम लोग मोमोज खाते हो ना? मैं नहीं खाता। आगे देखो, एवरी फर्म इज फ्री टू एंटर द मार्केट और टू गो आउट ऑफ इट। तो कोई भी अपना ठेला लगा सकता है इस मार्केट में, और कोई भी अपना ठेला लेके घर जा सकता है, जब मर्जी तब आओ, जब मर्जी तब जाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट डिफिकल्ट टू न्यू फर्म ईदर टू एंटर द एन इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूस इफ इट सीज प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, और टू एग्जिट इफ इट कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट। तो अगर तुम उसमें एंटर किए और अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो वहां टिके रहोगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करोगे? एग्जिट मार दोगे। In the above three conditions alone are fulfilled, such market is called pure competition. The essential feature of pure competition is the absence of element of monopoly. Consistently, business combination of monopolistic nature are not possible. In addition to the above stated three features of pure competition, a few more conditions are attracted to perfect competition they are। तो 3 बातें हमने अभी पढ़ा था कि क्या क्या होता है इसमें। तो पहला वाला क्या था कि यहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो बहुत बड़े मात्रा में होते हैं, और इनको अपने जो गुड्स बेच रहे हैं या जो गुड्स खरीद रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमें पूरा नॉलेज होता है ना। और इस मार्केट में जब मर्जी तब एंटर कर सकते हैं और इस मार्केट से जब मर्जी तब एग्जिट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ तो हमने देखा। और यहाँ पे सारा प्रोडक्ट कैसा होता है? होमोजीनियस होता है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है। लेकिन कुछ बातें और भी है जो हमें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए। वैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को एक बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, गला काट प्रतियोगिता, ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन। चलो आगे देखते हैं क्या बोला इन्होंने कि देयर इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन on the part of buyers and sellers. Both buyers and sellers have all information relevant to their decisions to buy or sell, such the quantities of stock of goods in the market, the nature of product and price at which transaction of purchase and sale being entered into। तो यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस हो सकता है। कभी ना कभी तो तुम सरोजनी गए ही होगे, नहीं गए हो? हाँ, क्या सरोजनी अब नहीं है? पता नहीं, मैं तो कभी नहीं गया, बट हाँ सुना बहुत है सरोजनी के बारे में। सरोजनी या पर ये पालिका बाजार कहीं ना कहीं तो गए होगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर तुम पहली बार जा रहे हो तो मे भी तुम्हें पता ना हो, बट तुम अगर एक दिन जा चुके हो वहाँ पे प्राइस वगैरह पता करके आ चुके हो तो तुम्हें सब पता होता है कौन सा प्रोडक्ट कितने का होता है और तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो वहाँ पे भी एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का माहौल होता है जहाँ पे सब लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी रहते हैं, बट उनको तुम
एक परफेक्ट प्राइस दे दो, बार्गेनिंग का पावर होता है वहां पे पूरी तरह से। उसके बाद क्या है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वेरी लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, यानी कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें अलग से कुछ पैसा इनकर नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर के बगल में मिल जाता है। अब मान लो तुम सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो वो रिक्शा विक्सा करके तो जाओगे नहीं, पैदल ही चले जाओगे, है ना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आसपास ही होता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। आगे देखो, बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड मच टाइम और मनी फाइंडिंग ईच अदर एंड एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन। तो हमें सामान खरीदने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है ग्रोसरी का दुकान, वहाँ पे जाके मस्त चॉकलेट बिस्किट खरीदे, कुरकुरे खरीदे, ओम यहाँ से निकलता है बगल में एक पानी का बोतल खरीद के लेके आ जाता है और गेम खेलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमें ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर। तो यहाँ पे सारे लोग क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। ठीक है, द फर्म हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। तो कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है। अगर किसी चीज का डिमांड कम है, तुम जा रहे हो टमाटर खरीदने के लिए मार्केट में, तुमने पूछा कि भैया टमाटर कितने का है, भैया ने बोला कि टमाटर 50 रुपये केजी है, तुम बोलो बहुत महंगा है 20 का दे दो, भैया बोले कहीं और जाओ। तुम कहीं और गए, वहां पे पता चला कि टमाटर 50 का ही है, थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का है, फिर भी बंदा रेट कम करने के लिए रेडी नहीं है। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है कि टमाटर का डिमांड कम है। बहुत कहाँ से है, कम है, तभी तो 50 रुपये। टमाटर का 50 रुपये का प्राइस पता है तुम्हें, महंगा टमाटर हुआ, 20 रुपये टमाटर मिलता है। तुम लोगों को टमाटर का रेट नहीं पता, आप किस दुनिया में रहते हो तुम लोग। ये बता कौन सी चॉकलेट कितने की मिलती है। ठीक है भाई, देखो क्यों नहीं मिलता मुझे। आगे सुनो, देखो तो क्या बोला कि यहाँ पे सारे लोग प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर कोई नहीं होता है। यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ेगा घटेगा। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ जाएगा ना। सप्लाई बहुत ज्यादा है, कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, प्राइस एकदम कम कर देगा, बोलेगा ऐसे ही ले जाओ, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 6। हाँ ठीक है, हाँ सब्सक्रिप्शन लेके जाओ। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन टमाटर का। आगे देखो, while there are few examples of perfect competition which is regarded as a myth by many, the agricultural product, financial instruments, stock, bonds, foreign exchange, precious metals, gold, silver, platinum approach the condition of perfect competition। तो अभी मैंने तुम्हें जितने का नाम बताया वो सब किस चीज का एग्जाम्पल है, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि तुम्हें स्टॉक खरीदना है तो स्टॉक का डिमांड भी बहुत ज्यादा है और सप्लायर्स भी बहुत सारे हैं, है ना। तो स्टॉक जिसका प्राइस हमें सही लगेगा वो स्टॉक खरीदेंगे, है ना। तुम्हें सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, प्लेटिनम खरीदना है, फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है, परफेक्टली कंपटीशन में। लग्जरी अलग चीज है, हम टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं अभी कि किस तरह के मार्केट में कौन सा चीज फॉल करता है। तो देखा होगा कि सोना का प्राइस जैसे ही घटता है लोग बढ़ जाते हैं, और इसमें भी प्राइस कंट्रोल किसके हाथ में होता है, मार्केट के हाथ में होता है। ठीक है, सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस घट जाता है, सप्लाई घटता है प्राइस बढ़ जाता है। क्या मैंने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। आगे देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। तो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं।
एन इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स। तो यहाँ पे जितने भी फर्म्स हैं सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि किसी दूसरे कंपनी के ऊपर, किसी दूसरे फर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ भैया तुम महंगा बेचोगे तो हम भी महंगा बेचेंगे, तुम सस्ता बेचोगे तो हम भी सस्ता बेचेंगे, नहीं, हम अपना मार्केट खुद हैंडल करेंगे। ठीक है, हम भले ही प्राइस ज्यादा करके बताएंगे, लेकिन क्या बायर्स उस प्राइस पे खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि बायर को पता है मार्केट कंडीशन के बारे में कि मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा है। जब भी तुम सब्जी खरीदने जाते हो, तुम तो कभी गए नहीं सब्जी खरीदने के लिए, हैं? तुम सब्जी खरीदने जाओगे तो पहली बार जिस दुकान से पूछा उसी से सब्जी नहीं खरीदते हो, तुम क्या करते हो? फुल डेडिकेशन के साथ इन सब थोड़ी सी दे देता हूं। गलत बच्चे हो तुम। मैं तो पूरी मार्केट तो मुझे मेरे हिसाब से प्राइस नहीं मिलता। मैं पूरी मार्केट को ऊपर से जब पूछता हूं वैसे ले लेता हूं। वाह, और तैसे पूछता नहीं हूं, आधे का सुनता है भैया, मुंह मारने की आदत नहीं। ये तुम्हें क्या बोला? मैं पूरी मार्केट घूमने के बाद लास्ट में जिससे पूछता हूँ उससे खरीद लेता हूँ, है ना? तो मार्केट नॉलेज पहले हम लेते हैं जाके कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है किसी चीज का। ठीक है, हर चीज में कॉन्सेप्ट डूब देता है। एक बार भी बात इंसान ही मेरे जो है पूरे काला हिट लेकर मच्छर मारना जाली लेके बैठ जाता है। अच्छा मैं तुम्हें एक वो बताता हूँ। अच्छा नहीं लगता है क्या? पता नहीं कौन इस पे रिक्वेस्ट मार रहा है भाई। सबका फोन नीचे ही है और मैं आपका टीवी एरर में रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे चालू है क्या? चालू है। पता नहीं कौन सा दौरा पड़ गया इसको। या तो बंद हो जाए या चालू हो जाए भाई, कोई नहीं, क्या बंद कर दो। हाँ मैं तुम्हें क्या बताया, कहानी बता रहा था, सुनो। हम लोग गए थे प्रभु में खाने के लिए, सबको मस्त खा पी के लास्ट में सोचे कि चलो डिजर्ट होना चाहिए, और पराठा वराठा सब खिलाता है। ठीक है, सुनो तो हम तीनों लोग थे। ठीक है, अब इन दोनों ने वो ऑर्डर किया रसमलाई, और मैं बोला मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा भाई, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। तो मैंने अपने लिए एक गुलाब जामुन ऑर्डर किया, और ये बंदा जो वेटर था ना वो आके बता रहा है कि सर जो रसमलाई है ना एक में 2 आता है। ठीक है, अरे एक प्लेट में 2 रसमलाई आता है। हम भाई साहब ऑर्डर कैंसिल करके दोबारा ऑर्डर दे रहे हैं कि 2 रसमलाई अब मत लाना, एक ही प्लेट लाना क्योंकि एक ही में 2 है। ठीक है, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो बार्गेनिंग करते हैं। परसों एसी खरीदने गए थे, वहाँ क्रोमा में बैठ के हम बार्गेनिंग किए जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी और के साथ गया था, तो वहाँ पे बार्गेनिंग चल रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, और हमें मार्केट कंडीशन तो पता होना चाहिए कि किस प्राइस में क्या बिक रहा है। अगर मार्केट कंडीशन पता है, नहीं पता है तो हम उसी से पूछ लेंगे। कभी कभी तो ये होता है कि हम किसी दुकान में गए सामान खरीदने के लिए, दुकानदार ने बहुत अच्छे से रेट वगैरह एक्सप्लेन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे रुक जाओ, आते हैं वापस, थोड़ा मार्केट कंडीशन पता करके आते हैं, बाकी लोगों से पूछ के आते हैं कि तुम तो ज़्यादा रेट नहीं बता रहे हो। ठीक है, क्या होगा, उसको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा। बुरा क्यों लगेगा, वो तो सामान बेचने के लिए बैठा हुआ है ना, बिके ना बिके, बहुत सारे लोग आते होंगे। और हम तो कम करते हैं भाई, कभी ना मम्मी लोगों के साथ चले जाना कपड़ा खरीदने वाले दुकान में। एक बात बताता हूँ, ये जो दुकानदार होता है ना, उनके दुकान में जितना स्टॉक होता है सारा निकाल के रख देते हैं, और कम से कम 50 स्टॉक वो सामने रखा हुआ है पूरा, वो पहन के दिखा रहा है, वो मर्द आदमी कुर्ती पहन के दिखा रहा है। ठीक है, साड़ी पहन के दिखा रहा है, वो घूंघट लेके दिखा रहा है कि देखो कितना सुंदर लगता है। ठीक है, तो और उसके बाद उसको क्या सुनने को मिलता है, रहने दो पसंद नहीं है और किसी दूसरे दुकान में जाते हैं। ठीक है, मेहनत छोड़ो, उस बंदे को कितना बुरा लगता होगा कि क्या फायदा साड़ी पहनने का। ठीक है, तो ये सब होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। कौन?
ऐसे लो। साड़ी पहनने वाले हाँ पता है, ऐसी पहले क्या है, पहले लोग मजबूरी में पहनते थे, अब तो शौक से पहनते हैं, कौन पहन रहा है? मुजरा करने, रील बनाने के लिए। अच्छा मुझे चीज बैन रख सकते हैं। आगे देखो, थोड़ा वैसा नहीं हो रहा। नहीं दुकान में जो है उनकी तो मजबूरी है ना, फैमिली चलाना है तो भाई पहनना पड़ेगा। देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री हमने देखा। इसके अंदर हमने क्या देखा, अ फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्राइस एंड, चल क्या रहा है, मेरी बोतल मेरे को दी जाएगी फेंक के। सुनो, a firm is said to be in equilibrium when it is maximizing its profits and has no initiative to expand or contract production। तो यहाँ पे हम एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे सेट हो जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को नहीं मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का नहीं ऑप्शन होता है, नहीं प्रोडक्शन बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन होता है। यानी कि जो चल रहा है उसको तुम एक्सेप्ट कर लो, गो विथ फ्लो, ठीक है, तुम कुछ कर नहीं सकते इसमें। As stated above, under perfect competition, the equilibrium price of given product is determined by the interaction of the forces of demand and supply for it as it's shown in figure 14। तो देखो फिगर में क्या बताया, ये वाला तो तुम लोगों को ग्राफ आता होगा पहले से, ये होता है प्राइस और ये होता है क्वांटिटी ना, प्राइस आउटपुट क्वांटिटी, ठीक है, 10 20 10, सप्लाई डिमांड एक साथ बना लेना। हाँ सिकल, ये कौन सा कर्व है, अब तुम बोलोगे ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, तो ये सुनने के लिए रेडी नहीं हूं, मुझे बताओ ये कौन सा कर्व है, मतलब डिमांड है या सप्लाई है, उसका जवाब भी आपने नहीं दिया। सप्लाई है, सप्लाई है, कैसे पता चला, ये तो रट के बैठे हो ना तुम, पता कैसे चलता है कि सप्लाई है, कैसे पता चला, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हो ना। सप्लाई में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, मान लो 10 रुपया प्राइस था तो 10 यूनिट सप्लाई हो रहा था, 20 रुपये प्राइस हुआ 20 यूनिट सप्लाई हो गया, यानी कि हमारा कर्व ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई भी बढ़ जाता है। लेकिन डिमांड के केस में क्या होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, जैसे देखो यहाँ पे 20 रुपया है, हम नहीं खरीदना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस ज्यादा है क्वांटिटी कम है ना, हाँ 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 नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, हाँ तो कोई नहीं, वैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें हम 0 पर नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। देखो ना हम 10 का खरीदेंगे ना 20 का खरीदेंगे, हम कितने का खरीदेंगे, हम 15 का खरीदेंगे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे हम सामान खरीद लेंगे। जैसे तुम दुकान में गए एक टी शर्ट खरीदने के लिए, हाँ तुमने दुकानदार को बोला अंकल टी शर्ट कितने का है, दुकानदार ने बोला बेटे 1000 रुपए का है, तुम बोला 1000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं 500 लगा लो, अंकल बोले नहीं 500 तो नहीं लग पाएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 900 कर दूंगा, तुम बोले नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, एक काम करो 600 दे देता हूँ, दे दो, है ना, फिर अंकल बोले नहीं नहीं 600 तो नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो 800 रुपये दे दो, तुम बोला नहीं अंकल 700 लगा लो, फिर दुकानदार तुम्हें बोला ठीक है बेटे कोई बात नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा, सारे 700 में लगाते हैं, डील डन करते हैं। अब 700 तुम देने के लिए रेडी था, 50 रुपये बढ़ा है, सोचो ठीक है भाई दे देता हूँ, दुकानदार भी 800 में देने के लिए रेडी था, 50 रुपया घटा के दे दिया, फिर भी प्रॉफिट 200 रुपया 250 रुपया तो कमा ही रहा है वो, है ना, और तुम्हें लग रहा है कि हमने तो 1000 रुपये का प्रोडक्ट 750 का खरीद लिया, इक्विलिब्रियम प्राइस, मजा आ गया। हाँ करते हैं, जाके करो, किसने मना किया, अरे तो बोतल करोगे तब ना, नहीं देते अलग बात है, बोतल करो। हम एसी खरीदने गए थे, हमें 3% का डिफरेंस वो डिस्काउंट दे रहा था,
हमने बहुत साल किया, 6% का डिस्काउंट मिला। हाँ, और 6% का डिस्काउंट अच्छा अमाउंट होता है। 60,000 का 6% करना हुआ ना, 1800 से 3600 पे पहुंचा। आगे सुनो, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो फर्म किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है? द फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट। द आउटपुट व्हिच गिव मैक्सिमम प्रॉफिट टू द फर्म इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो जहां पे जाके फर्म को जितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, फर्म उतना ज्यादा खुश रहेगा। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का प्रॉफिट मिल रहा है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा फर्म के लिए? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और एक बायर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा कहलाएगा? तो जितना कम कॉस्ट होगा, जितना सस्ता उसको प्रोडक्ट मिले, उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तभी तो जैसे तुम दुकान में जाते हो ना, दुकानदार बोलते हैं सर बाय 1 गेट 1 फ्री है, तुम ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। क्यों? तो तुम तो एक खरीदने गए थे ना, उतनी प्राइस में अब तुम्हें 2 मिल रहा है। हाँ, तुमने गलत लेवल देख लिया, हो सकता है वहां पे 499 लिखा हो। अरे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कल मैं ना वो कॉफी ऑर्डर कर रहा था ब्लिंकिट पे, तो जो हाँ, अरे वो कॉफी का डब्बा, तो मैं डब्बे ऑर्डर करने गया तो 125 रुपये का वो कॉफी का डब्बा था नेस्कैफे का, और उसमें 24 ग्राम था। ठीक है, फिर मैं सोचा कि दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, तो वो पॉच वाला आया सामने, उसमें पूरा पैकेट मिल रहा था, 72 यूनिट का पैकेट था, और हर यूनिट में 0.9 ग्राम था, यानी कि 1 ग्राम के आसपास था, 72 यूनिट था। और बहुत कम होगा तो 60-65 यूनिट तो होगा ही ना, 65 यूनिट, 65 ग्राम मिल गया 144 रुपये में, और 125 रुपये में हमें सिर्फ 24 ग्राम मिल रहा, तो 24 ग्राम 4 बार कॉफ़ी बनाएंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जो सेलर है वो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है? 125 में 24 ग्राम में। बायर है वो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है? 144 रुपये में 65 ग्राम में, दोनों खुश। ठीक है, तुम्हें नहीं पता, तुमने रिसर्च नहीं किया, तुम 125 में 24 ग्राम उठा लोगे फ्लेक्स करने के लिए कि भैया डिब्बा मिलेगा, कांच का डब्बा मिलेगा। कितने की? 6 बार दिन में। ठीक है भाई, आगे देखते हैं कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो किस किस पॉइंट पे, हेलो, किस किस पॉइंट पे एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगी? ओम रिकॉर्ड हो रहा है? कट मार दियो। नहीं, कट नहीं मारना, फुल फ्लेज वीडियो अपलोड होगा ऐसे ही। एज डिस्कस्ड अर्लियर, अ फर्म इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन has to satisfy 2 conditions as below. Note that because competitive firm take price as fixed, this is a rule for setting output not price. तो क्या बोला इसने कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस फिक्स होता है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम अपना प्राइस खुद से सेट करें। द मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए, याद रहेगा? हाँ, MR का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, MC का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, तो फर्म के लिए तो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तुम बायर हो के मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए तो मार्जिनल यूटिलिटी होगा। सुनो आगे, इफ MR इज ग्रेटर देन MC देन देयर इज ऑलवेज एन इनिशिएटिव फॉर द फर्म टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन। अगर मार्जिनल रेवेन्यू हमारे मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कम लग रहा है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं।
further and gain by selling additional unit. If marginal revenue is less than marginal cost, the firm will have to reduce output. तो जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम आ रहा है, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को लॉस में बेच रहे हैं, तो जब हम लॉस में बेच रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने यूनिट को रिड्यूस कर लेना चाहिए। हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कम में हमें उससे कम रिड्यूस करके हमें बेचना चाहिए। हाँ भैया हमारे प्रोडक्शन की वजह से हमें लॉस हो रहा है। हाँ और हमें लॉस हो रहा है, अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, मतलब हाँ पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर से प्रोडक्शन और कम कर देंगे। ऐसा नहीं है, पैसे नहीं मिले, पैसे मिल रहे हैं। उस चीज को बेचमेंट तो कर सकते हैं। अरे तो बायर भी तो होना चाहिए। अब मान लो कि तुम 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और तुम्हारे पास 100 लोग आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो तुम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा में बेच सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि तुम्हारे पास 100 लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए और तुमने 100 यूनिट बना के रखा हुआ है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस उस पर पहुंच जाएगा। क्योंकि तुम भी तो 100 लोगों को बेचना चाहते हो ना, तो 100 लोगों को बेचने के लिए तुम देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है ना, कि अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा कम भी है, हम चाहते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो, यानी कि कम लोगों को बेच के ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, ज्यादा लोगों को बेच के ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। तुम 1 यूनिट बेचते हो और उस पर 10 रुपया कमाते हो, ठीक है। तुम 50 यूनिट बेचते हो और उस पर 2 रुपया कमाते हो, कौन सा वाला तुम सिलेक्ट करोगे? 50 यूनिट वाला सिलेक्ट करोगे ना, क्योंकि 50 यूनिट पे 2 रुपया भी कमाया तो 100 रुपया कमा लिया, और तुमने मान लो 3 यूनिट बेच दिया 10 रुपये कमा के, फिर भी 30 रुपये ही कमाया ना। तो नॉर्मली हम कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं? इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहते हैं, जहां पे MR इज इक्वल टू MC हो। लेकिन कभी कभी MR इज ग्रेटर सॉरी MC इज ग्रेटर देन MR हो जाता है, हमारा कॉस्ट जितना है उससे कम हम कमा पा रहे हैं। तो क्या ऐसे सिचुएशन में मान लो 100 कस्टमर है, हम 200 यूनिट बना रहे हैं, तो क्या बनाना पसंद करेंगे हम? हमारा बाकी का यूनिट तो या तो सस्ते में बेचना पड़ेगा, या नहीं तो कुछ और करना पड़ेगा, या नहीं बिकेगा। तो इससे अच्छा है कि हम उतना ही प्रोड्यूस करें जितना कि मार्केट में डिमांड है। इवन आजकल की कंपनियां क्या करती है, स्कार्सिटी क्रिएट करने के लिए उतना ही बेचती है जितना डिमांड होता है, उससे कम बेचती है। जैसे कि इसको बुलाया था फ्लैश सेल, आजकल हर कंपनियां करती है, मोबाइल कंपनियां ज्यादातर फ्लैश सेल लगाती है। ये क्या करती है, मान लो उसने रिसर्च किया, मार्केट में पता चला उसे कि हमारे प्रोडक्ट का जो डिमांड है ना वो 2000 यूनिट का डिमांड है, ठीक है। तो फ्लैश सेल में मार्केट कंपनी क्या करेगी, 1000, 1500, 500 वो लॉन्च करेगी। अब जैसे 2000 लोग खरीदने पहुंचे और उसके पास 500 यूनिट ही है, क्या होगा? तुरंत बिक जाएगा, तुरंत बिक जाएगा। अब तुम गए खरीदने के लिए, तुम 4 लोग गए खरीदने के लिए, राहुल को मिल गया, तुम तीनों को नहीं मिला। अब तुम क्या सोचोगे, यार कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तुरंत तो स्टॉक आउट हो गया। तुम अपने दोस्त ओम को भी बताओगे कि भाई पता है कल खरीदने गए थे सामान, मिला ही नहीं। ओम बोलेगा ऐसा क्या, मैं भी खरीदूंगा, है ना। तो प्रोडक्ट को, कंपटीशन को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, MR को बढ़ा के रखते हैं और MC को कम कर लेते हैं, ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इनका बना रहे। लेकिन यूनिट उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना डिमांड होता है। ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे तो क्या होगा, क्या क्या जैसे कि ये लोग ऑनलाइन मार्केट में होता है नॉर्मली, तुम फ्लिपकार्ट पे जाते हो, वो बोलते हैं कि 12 बजे सेल लगने वाला है इस मोबाइल का, आगे खरीद लेना। और तुम्हें मोबाइल खरीदना है, तुम्हें वही मोबाइल खरीदना है क्योंकि तुमने यूट्यूब वगैरह पे देख रखा है ये वाला मोबाइल खरीदना है, तुमने देखा कि इतने तारीख को लॉन्च होने वाला है, तो मोबाइल पकड़ के बैठोगे, जैसे लॉन्च होगा ऑर्डर मार दूंगा। तुम ऑर्डर मारने के पता चला स्टॉक आउट है, और तुम क्या सोचोगे, यार इतना अच्छा मोबाइल है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसका डिमांड बढ़ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। The MC curve should cut MR curve from the below. In other word, MC should have a positive slope. तो MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का हमारा कैसा स्लोप होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, निगेटिव स्लोप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे है शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कॉम्पिटिटिव फर्म, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिटिव फर्म के द्वारा शॉर्ट रन में प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाता है ना। अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, कि जब हम प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते तो कुछ तो ऑप्शन होगा जिससे कि हम ज़्यादा पैसा कमा सकें, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो कौन कौन सा तरीका है, देखो
We shall begin with the short run output decision and then move on to the long run. In the short run, the firm operates with fixed amount of capital and must choose the level of its variable inputs so to maximize profit. तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स रखते हैं और जो हम यूज करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो करते हैं वेरिएबल यूनिट को बढ़ाते हैं. जितना ज़्यादा वेरिएबल यूनिट बढ़ाएंगे हमारा कॉस्ट उतना कम होता चला जाएगा और जितना कॉस्ट कम रहेगा हमारा प्रॉफिट उतना होगा. जैसे कि तुमने अपना बिल्डिंग में एक बिल्डिंग रेंट पे लिया और उसमें अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया. उस बिल्डिंग का जो हमारा वो है रेंट है वो 50,000 रुपया है. अब बिल्डिंग का रेंट 50,000 रुपया है और तुम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक यूनिट बनाने में कितना फिक्स कॉस्ट लगा? बिल्डिंग का रेंट 50,000 है और तुम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ रेंट का? बिल्डिंग का रेंट 50,000 है. हाँ, और हम 1000 खर्च कर रहे हो, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना खर्चा हुआ रेंट का? 5 रुपया. 50,000 बट्टे 1000 ही कर रहे हैं. हाँ तो 50 रुपया. ठीक है, तो 50 रुपया हमारा ये हो गया क्या? फिक्स कॉस्ट. ठीक है, फिक्स कॉस्ट. अब हम अपने फिक्स कॉस्ट को तो कम कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अपने आउटपुट को तो बढ़ा सकते हैं ना. अब 1000 से 10,000 में पहुंच गए. 1000 एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक महीने में? एक महीने में 50,000 रेंट पे कर रहे हैं और 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे महीने में. तो हमारा एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना लगा? 50 रुपया लगा. ठीक है, लेकिन इस चीज को तो हम घटा सकते हैं ना. अगर हम 10,000 यूनिट पहुंचा दें अपना यूनिट का प्रोडक्शन तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा ना. पर यूनिट 5 रुपया हो जाएगा तो 45 रुपया का तो प्रॉफिट ऐड हो गया ना ऑलरेडी हमारे पास. तो अगर हम अपना कॉस्ट कम कर लें, क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई क्या डिसाइड करती है? मार्केट फोर्सेस क्या डिसाइड करती है? हमारा प्राइस डिसाइड करती है. तो प्राइस को तो हम नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपने कॉस्ट को तो घटा बढ़ा सकते हैं ना. अगर हम अपना कॉस्ट कम कर ले रहे हैं तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. मान लो कि पार्ले जी बिस्किट बनाने में लगता है 3 रुपया और बेचता है 5 रुपया, तो वो कितने कमाया? 2 रुपया कमाया. वहीं पे कोई छोटी मोटी कंपनी है जो उतना अच्छा क्वालिटी यूज नहीं कर रही है, उसको प्रोडक्ट बनाने में लगते हैं 2 रुपया और बेचता है 5 में, तो कितना प्रॉफिट कमाया? 3 रुपये कमाया. तभी तो तुम दुकान में देखते हो कि कंपनियां छोटी मोटी दुकानदार छोटी मोटी कंपनियों का जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बेचती है और अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट कम बेचती है. तुम बिस्लरी खरीदने जाओगे तुम्हें ब्रिस्ली चिपका दिया जाएगा. क्यों चिपकाया जाता है? क्योंकि उसका पर यूनिट कॉस्ट कम है और जब पर यूनिट कॉस्ट कम होता है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज हो जाता है. हाँ, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है हमारा.